आज एक नया टॉपिक का शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। क्या नाम है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में होता है। उसके बारे में आज क्या करें, चर्चा करेंगे। तो आइए जरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मार्ले मिंटो से जरा संबंधित कुछ बात कर जरा समझते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार करने से पहले थोड़ा सा उसके हिस्ट्री पे जाते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार जो होता है, इसका विचार रहता है कर्जन का। किसका रहता है विचार? कर्जन। परंतु कर्जन को कुछ कारण के वश उसको ब्रिटिश में बुला लिया जाता है। तो कर्जन के बाद आते हैं मिंटो। कौन आते हैं? मिंटो। कौन? यानी कि भारत के उस समय वायसराय कौन थे? वायसराय। तो कौन थे? मिंटो थे। कौन थे? मिंटो थे। और भारत का सचिव कौन था? भारत का सचिव ये थे मार्ले। कौन थे? मार्ले। इन्हों इन्हीं दो के अनुमति से, इन्हीं दो के अनुमति से हमारे देश में क्या होता है, मार्ले मिंटो सुधार लाया जाता है। और ये भी एक बात याद रखिएगा कि ये 1909 में लाया था, और 1909 से पहले 1908 में क्या था हमारे देश में? 1907 में पहले तो सूरत विभाजन, और सूरत विभाजन के बाद जो सूरत विभाजन होता है उस समय कोई निर्णय नहीं लिया था, और वो सूरत विभाजन क्या होता है, स्थगित कर दिया जाता है। और उस अधिवेशन को कांग्रेस का अधिवेशन में काउंटिंग नहीं किया था। तो अगले वर्ष 1908 में इसका अधिवेशन कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में होता है। और उस अधिवेशन में हमारे देश में क्या होता है, कांग्रेस के लिए एक संविधान बनता है, और 7 वर्षों के लिए गरम दल को कांग्रेस में प्रवेश करने से क्या कर दिया, रोक दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्षों के लिए। ठीक। और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? 1908 जो अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? रास बिहारी बोस होते हैं। कौन होते हैं? रास बिहारी घोष। ठीक। तो आगे बढ़ते जरा समझते इसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है जो। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो भी लोग थे वो सब क्या थे? नरम दल के लोग थे। यानी कि जब ये मार्ले मिंटो हमारे देश में लागू हो रहा है तो वह लागू हो रहा है किसके शासनकाल में? नरम दल के लोगों के शासनकाल में थे। कई गरम दल सब कहाँ चले गए थे? लाला लाजपत राय विदेश भाग गए थे, तिलक जेल में ही थे, अरविंद घोष संन्यास ले लिए थे, बिपिन चंद्रपाल भी क्या कर लिए? संन्यास ले लिए थे। तो जरा समझते हैं, वो भी जेल में थे, बाद में संन्यास ले लेते हैं। तो जरा समझते हैं कैसे ये पास होता है जो। ठीक। तो डिटेल में समझते हैं इसके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मार्ले मिंटो जो सुधार होता है, ठीक है ना, ये इन दोनों के परमिशन से लाया जाता है। इन दोनों के परमिशन से लाया जाता है। इससे पहले ठीक है ना, 25 मई 1909 को कहाँ? लंदन में। ठीक है ना, लंदन के जो होता है ये विधेयक को पास कर दिया था। कहाँ पर? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या कर देता है? पास कर दिया जाता है। ठीक है ना, जो विधेयक होता है, कौन सा विधेयक? यही मार्ले मिंटो विधेयक। ठीक है ना, इसको ठीक है ना लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या किया था? पास कर दिया, यानी कि पारित कर दिया था। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था क्या? अरुंडेल। क्या नाम था? क्या नाम था? सर अरुंडेल। क्या नाम था? अरुंडेल। तो अरुंडेल एक समिति अपने ही नाम पर क्या करते हैं? एक समिति लाते हैं, और समिति की रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है? एक समिति लाते हैं, और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर, एक अरुंडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है ना, ये रिपोर्ट बनाते हैं भारत के लिए। ठीक है ना, रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है ना, कब कब? तो 15 नवंबर 1909 को। ठीक है ना,
1909 को हमारे देश में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्या किया है, यानी कि हमारे देश में क्या होता है, हमारे 15 नवंबर 1909 को क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, हमारे भारत देश में, हमारे भारत में किस नाम से, भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से ये मार्ले मिंटो क्या होता है, लागू कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इसे क्या करता है, भारतीय संवैधानिक विकास का भी आधार माना जाता है। भारतीय संवैधानिक विकास भी माना जाता है। किनके विचार से, मिंटो के विचार से। काहे कि बोला था कि मिंटो हमारे देश को क्या कर किया था, ये एक सबसे खतरनाक आदमी था जो हमारे देश को बांटने के लिए आया था। ठीक है ना, करजन तो बांट के गया था ही, और साथ साथ क्या मुस्लिम लीग को बांटता है, गरम दल नरम दल को भी बांटता है। ठीक, और साथ साथ ये ला करके भी क्या करता है, हमारे देश में एक ऐसा कानून बना दिया था जो अभी तक लागू है। ठीक, तो इसका ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को किससे सलाह लिया था, जिसकी कांग्रेस से भी तो सलाह लिया था, कि उसमें हमारे देश में कौन था, कांग्रेस था। तो कांग्रेस के एक नरम दल के नेता थे जिसका नाम था क्या, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले से सलाह लिया था है कि हम आपके देश में ये सुधार ला रहे हैं, इससे इससे ये फायदा होगा, वो सब आगे चलेंगे। तो उससे क्या रहता है, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो लिखते हैं, तो इस रिपोर्ट का नहीं, कौन सा, मार्ले मिंटो सुधार को लेते हैं 1909 के रिपोर्ट का, 1909 के रिपोर्ट का सलाह किससे लिया था है, तो कांग्रेस के एक उदारवादी नेता थे। सलाह कांग्रेस के उदारवादी नेता, कांग्रेस के एक उदारवादी नेता थे। कौन थे, उदारवादी नेता, जिसका नाम था क्या, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले। जिसे कहा था कि ये मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी क्या थे, गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले से क्या लिया था, सलाह लिया था कि हम आपके देश में ये क्या ला रहे हैं, मार्ले मिंटो सुधार ला रहे हैं, इससे ये फायदा होगा, आप इसके लिए सहमत हैं। तो जैसा कि माना था, ये जो मेरा जो उदारवादी नेता लोग थे 3P पर आधारित थे। ठीक है ना, कहीं गरम दल का तो वर्चस्व खत्म ही कर दिया था 7 साल के लिए। ऐसा कानून बना दिया था 1908 में कि 7 वर्षों के लिए क्या कोई भी गरम दल कांग्रेस में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसी का फायदा उठा करके मिंटो क्या लाता है, ये मार्ले मिंटो सुधार लाता है। ठीक, तो पहले अगले स्लॉट में पहले कुछ जानने से पहले आपको गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताते हैं। ठीक, उसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं। तो पहले गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिख देते हैं, हेडिंग बनाते हैं क्या, पहले रुकिए, पहले थोड़ा सा इसमें इंक भी डाल देते हैं। तो आते हैं जरा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो जरा देख लेते हैं, उसके बाद जरा आगे बढ़ते हैं मार्ले मिंटो पर। ठीक है, तो जरा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आते हैं, तो लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं क्या, गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। काहे कि एग्जाम से कहाँ से पूछता है, काहे कि एग्जाम जो पूछना होता है वो जिसके होता है ना, पढ़ाई अथाह है, यानी कि सागर के समान है, और सागर में कहाँ से क्या पूछा जाएगा ये किसी को पता नहीं रहता। तो जरा समझते हैं इसके बारे में। ठीक, तो आइए देर नहीं करते हुए, तो इनका जो जन्म होता है वो कब होता है, तो इनका जन्म होता है 1866 में। ठीक है ना, कहाँ होता है, तो रत्नागिरी। कहाँ होता है, रत्नागिरी, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, इनका जन्म 1866 ईस्वी में। ठीक है,
कहाँ, रत्नागिरी। ठीक, 3 साल पहले अर्थात 1869 में किनका जन्म होता है, गांधी जी का जन्म होता है। उनसे 3 साल पहले किनका जन्म होता है, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म होता है। कहाँ, रत्नागिरी में। ठीक, और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु, तो इनका राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानडे। जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, महाराष्ट्र का सुकरात। ठीक है, अब जरा समझते हैं ये गोविंद रानडे कौन थे। तो आप सब याद कीजिए, तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का, तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, 1888 में। कब हुआ था, 1888 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम, जिसका नाम था क्या, बदरुद्दीन तेवेजी थे। ठीक है ना, ये सब बताया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। और ये कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, इसी में। ठीक है ना, क्या क्या इसमें बात हुआ था, तो इसमें बोला गया था, कांग्रेसी बनों को नारा दिया गया था, और इसी में रानडे क्या करते हैं, सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। और इसको बाद में कौन बंद करता है, तो इसको बाद में बंद किया था 1895 में। ठीक है ना, जिसका आयोजन कहाँ होता है, पुणे में होता है। इसका अध्यक्षता कौन करते हैं, सूर्यनाथ बनर्जी। और इस जो है ना गोविंद रानडे जो चलाया जाता है सोशल कॉन्फ्रेंस को, उनको बंद करने वाले तिलक रहते। तिलक जाकर मंच पर आकर बोलते हैं कि रानडे जो 1887 में जो शुरुआत किए थे सोशल कॉन्फ्रेंस को, वो हम बंद कर रहे हैं। ये था जुड़ा हुआ बात। ठीक है ना, इससे हमको मतलब नहीं है, जो गोपाल कृष्ण गोखले से मतलब वो हम बता रहे। ठीक, तो गोपाल राजनीतिक गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानडे थे। ठीक है, और इन्होंने 1905 जो अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले करते। कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में जो होता है हमारे बंगाल विभाजन होता है, और उन्हीं के उसी तर्ज पर क्या किया था, उन्हें स्वदेशी आंदोलन क्या करता है, शुरू करने का ये प्रस्ताव इसी में लिया था 1905 का अधिवेशन में। तो हम उसको उतना ही जानते हैं। तो इन्होंने जो काम किया उससे हम मतलब रखते बस। तो 1905 में इन्होंने क्या करता है, भारतीय सेवक समाज, इन्होंने क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक, और ठीक है ना, इससे और कुछ पॉइंट है जो समझते हैं। ये किनके गुरुजी थे, गोखले किनके गुरुजी थे, तो गोखले 2 लोगों का गुरुजी थे। गोखले 2 लोगों गुरुजी थे। कौन कौन, किसके, एक महात्मा गांधी और प्लस इनका मोहम्मद अली जिन्ना का, इनका जिन्ना के क्या थे, ये गुरु थे। क्या थे, गुरु थे। ठीक है, और जब समझते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले को कौन कौन सा उपाधि मिला, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को दिए गए उपाधि, गोखले को दिए गए उपाधियां, कौन कौन सा उपाधियां मिला वो जरा समझते हैं, और किसने दिया। ठीक है ना, तो एक तरफ लिखते हैं उपाधि और एक तरफ लिखता है प्रदानकर्ता, तो जरा समझते हैं। पहला जो उपाधि है इनको कहते हैं पुण्य आत्मा गोखले। ये कहने वाले महान पुरुष कौन थे पता है, ये कहने वाले महान पुरुष हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू यानी कि महात्मा गांधी, जो नोट पर कब आते हैं, 1996 या 95 में आते हैं। ठीक, भारतीय नोट पर। तो पुण्य आत्मा कौन कहते हैं, तो महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी ने कहते हैं। कौन कहते हैं, गांधी जी। ठीक, दूसरा इनका उपाधि क्या दिया गया, ऋषि गोखले। ये गोखले लगा हुआ तो पता चल रहा कि गोखले को मिला, परंतु ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि प्रदानकर्ता कौन है। तो ऋषि गोखले देने वाले कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तीसरा इनको कहा जाता था स्वशासन का दूत।
स्वशासन का, इसी का मांग करते हैं, ठीक है ना, स्वशासन का दूत। ये किसने कहा था? ये कहे थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कहते हैं इनको स्वशासन का दूत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न, भारत रत्न प्रधान नहीं कहते, भारत रत्न किसे कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं भारत का रत्न, ठीक है ना। ये कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तिलक, जिनको जेल होता है 1908 में। ठीक, तो ये जो था वो किन से जुड़ा हुआ था? ये गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ा हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था जो बता दिए। अब आते हैं 1909 का जो मार्ले मीटो सुधार था, उससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जरा देख लेते हैं। है कि बीच में आया था गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए हम बता दिए गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। आते हैं जरा मार्ले मिंटो के बारे में फिर से, क्या कि इनसे सलाह लिया जाता है मार्ले मिंटो पास करने से पहले। तो देखते हैं जरा। तो मार्ले मिंटो से जो प्रस्ताव जो लाया गया, यानी कि मार्ले मिंटो 1909 के प्रस्ताव के मुख्य बात इन्होंने जो 1909 का जो प्रस्ताव आया था उसमें कुछ ना कुछ बात होगा ना। तो क्या क्या बात था? तो पहला में इसमें कहा गया था कि 1906 में ही 30 दिसंबर 1906 में, ठीक है ना, मिंटो से कौन मांगता है? मुस्लिम लीग, यानी कि आगा खान बोलते हैं कि आप बहुत अंतर्यामी हैं, तो आप मेरे लिए क्या कीजिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो बोलते हैं हाँ जाओ, तुम्हारा मांग पूरा करते हैं, इसके लिए तुम क्या करना, जो भी हम पास करेंगे बिल उसको तुम समर्थन देते रहना। तो वो करते आता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बोलता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो अंग्रेजों में, यानी कि मुस्लिमों, क्या होगा, बगावत हो जाएगा, वो फिर से क्या करेगा, हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम उनका बात क्या करते हैं, मानते हैं। तो इस अति में क्या करता है मिंटो, क्या करता है, तो मिंटो जो वचन देता है 1906 में वो पूरा करता है, यानी कि मुसलमानों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र की नीति को क्या कर देता है, मंजूरी मिल जाता है, नीति को स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक, पहला पॉइंट तो यही था। दूसरा पॉइंट था कि इसमें सीटों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि विधान परिषद में जो प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ा दिया था, प्रतिनिधित्वों की संख्या बढ़ा दिया था। कितना कर दिया है? तो इसमें 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया था। कर दिया जाता है। ठीक, तीसरा प्रावधान क्या आता है कि इसमें बजट पर वाद विवाद किया जा सकता है, बजट पर वाद विवाद के लिए क्या अधिक समय दिया जाता है। इसी के तहत अभी भी लागू बजट पर वाद विवाद होता है ना, अधिक समय तक वाद विवाद कर सकते हैं। ठीक, फिर इसी में चौथा प्रावधान दिया गया कि बजट में संशोधन भी किया जा सकता है, बजट में संशोधन आदि पर, अगर बजट अनुकूल नहीं तो उस पर
संशोधन भी किया जा सकता है, संशोधन पर विचार किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये इस प्रस्ताव से जुड़ा क्या था, मुख्य बात था। अब ये जो मार्ले मिंटो लाया था, इसका उद्देश्य क्या था, कुछ ना कुछ तो दोस्त उद्देश्य होगा ना। तो डायरेक्टली इसका उद्देश्य यही था, भारत में फूट डालो और राज करो, बस यही इसका क्या था, उद्देश्य था। परंतु लिखते हैं कुछ कुछ और महत्वपूर्ण उद्देश्य था जो लिख देते हैं। मेन उद्देश्य क्या था, भारत को फूट डालो और राज करो। परंतु उसने जो मिंटो क्या विचार लाया बताए थे कि कर्जन में क्या बोला था कि हम बंगाल को इसका कि बहुत बड़ा प्रांत है, वहां पे अच्छा से शासन नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम क्या करें, इसको बंटवारा कर रहे हैं। परंतु बंटवारा करने का मेन कारण, उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य ये था कि वहां पे क्रांतिकारियों का दल गढ़ बन चुका था, और वहां से क्या होता बार बार उनके प्रति क्या विरोध किया जा रहा है, अंग्रेजों के प्रति विरोध किया जा रहा था। इसी कारण वो सब बंगाल का विभाजन क्या, उसी टाइप से मिंटो भी क्या करता है, उद्देश्य तो लिखता दूसरा, परंतु मेन मकसद ये होता है फूट डालो और राज करो। तो देखते जरा उद्देश्य, इस अधिनियम का उद्देश्य, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या रहता है वो जरा पढ़ते हैं। पहला में तो इसका उद्देश्य था क्या, पहला था कांग्रेस के, कहे कि उससे पहले उन्होंने क्या क्या चाहता था, बताए थे कि मार्ले मिंटो जब सूरत विभाजन में बहुत ज्यादा क्या था खुश होता है, तो वो मिंटो क्या चाहता था, कांग्रेस के उदारवादी, कहे कि उस समय गरम दल क्या करते थे, गरम दल को 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया था कांग्रेस से, दल को खुश करना कि देखिए हम आपको कितना 16 से बढ़ाकर 60 कर दे रहे हैं, कितना बढ़िया बात है, और ये सब खुश करना। दूसरा, और इसके यानी कि मिंटो के बात को कौन एनी बेसेंट समझ जाती है, इसी कारण वो बोलती है कि जो सूरत विभाजन 1907 में होता है, यह कांग्रेस के इतिहास में यह दिन क्या होगा, काले दिवस के रूप में जाना जाएगा। यानी कि जो एनी बेसेंट उसके मन इतना कुंठित हो जाता है कि वह बोल देती है कि यह जो दिन है वह कांग्रेस के इतिहास में काले दिवस के रूप में जाना जाएगा, वो आज भी जाना जा रहा है, ठीक है ना। तो पहला क्या था, कांग्रेस के उदारवादी दल को क्या करना, खुश करना। और दूसरा था मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर के आधार पर क्या करना है, यानी कि संप्रदाय के आधार पर क्या निर्वाचन उपलब्ध करा देना, कि आप इस संप्रदाय के इसलिए आपको अलग निर्वाचन दे रहे हैं। और आगे चल करके फिर ये क्या होगा, आगे चल करके फिर ये तो अभी हिंदू मुस्लिम ने बांटा है, आगे चल करके अल्पसंख्यक को भी बांटना चाहता था, परंतु ऐसा होता नहीं है महात्मा गांधी के रहते हुए उपलब्ध कराना। वो आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और इसी में कुछ कुछ बात बोला जाता है जो इम्पोर्टेंट है, यही 2 बात था, ठीक है ना। पहला कांग्रेस को खुश करना, दूसरा क्या मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर क्या निर्वाचन उपलब्ध कराना, ठीक है। अब इससे जो होता है कुछ कुछ बात होता है, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि मार्ले मिंटो को हमारे जो भारत में जो सोच विचार करने वाले जो लोग थे वह बोलते हैं कि मार्ले मिंटो सांप्रदायिकता क्या है, बीज है, जिसको बोया जा चुका है, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने वाला बीज है ये, ठीक है। तो इसको क्या संज्ञा दिया जाता है, मार्ले मिंटो को, मार्ले मिंटो 1909 को एक संज्ञा दिया था, क्या संज्ञा दिया जाता है कि यह हमारे देश में सांप्रदायिकता का बीज बोया जा रहा है। सांप्रदायिकता का बीज बोया जा रहा है, सांप्रदायिकता का बीज है, ये इसका संज्ञा मिलता है, ठीक है ना,
कि हमारे देश में क्या है, ये सांप्रदायिकता का क्या है, बीज है। यानी कि ये सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने वाला क्या है, एक नियम लाया गया है जो मिंटो ने लाया है। ठीक है, और इससे आहत होकर के महात्मा गांधी भी बहुत बड़ा बात बोल देते हैं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं पता है? महात्मा गांधी कहते हैं कि क्या कहते हैं, यह अधिनियम हमारे देश का सर्वनाश कर देगी। हमारे देश को क्या कर देगी, हमारे देश को सर्वनाश कर देगी। ये इंपॉर्टेंट है, देश को सर्वनाश कर देगी। और ये बात किसको, मिंटो को भी पता था। ठीक है ना, और मिंटो, ठीक है ना, क्यों, मिंटो मार्ले से कहता। मार्ले कौन है, जो भारत का सचिव है, उससे कहता है। क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। मिंटो को भी पता था कि ये भारत में क्या एक प्रकार का हत्या है। मिंटो किससे कहता है, मिंटो मार्ले से कहता है। क्या कहता है, मार्ले से कहता है। क्या कहता है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। क्या बोलता है, यह अधिनियम लागू कर करके, यह अधिनियम भारत में लागू कर हम नाग के दांत बो रहे हैं, जो आगे चलकर भारतीयों को लड़वाते रहेगी। और आज तक, जिसके हाल फिलहाल में आज क्या हुआ घटना केरला में हुआ ना, मुस्लिम लीग लड़वाते रहेगी। ये इसको पता था। और ये क्या शुरू से ही जाता था, कौन सी, फूट डालो राज करो। बस इससे रिलेटेड यही बात था। ठीक है, और एक और बात लिख देते इसमें, थोड़ा सा जगह है तो इसमें आप लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह है तो इसमें एक बात छोटा उसको लिख देते हैं। इस टाइप से ये पूरी तरह से क्या होगा, मार्ले मिंटो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भारतीय वायसराय की कार्यकाली परिषद में शामिल होते हैं। परिषद में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यही प्रथम भारतीय वायसराय के जो कार्यकारी परिषद होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या होते हैं, पहली बार शामिल होते हैं। बस इससे ज़्यादा पूछ सकता, परंतु जितना हमसे बना वो हम क्या किए, मार्ले मिंटो सुधार में पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। क्या आगे स्टार्ट करेंगे, दिल्ली दरबार। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बस एक ही काम करना है, मंथ में एक बार एक पौधा जरूर लगाएं और उससे पेड़ बनने तक क्या करें, सेवा करें। बस जय हिंद, जय भारत।